नमस्कार, आपका एक नई वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 के विषय इतिहास के अध्याय 5 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो प्यारे बच्चों, जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, उसको सेटअप किया गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था यानी हम लोग जो सुप्रीम है इस व्यवस्था में वो लोग हैं। लोग अपने शासकों का चुनाव स्वयं करते हैं और एक निश्चित अवधि के लिए करते हैं। और उस निश्चित अवधि के बाद अगर लोगों को ऐसा लगता है कि उनके शासकों ने अपना कार्य संतोषजनक रूप से नहीं किया है, तो उनके पास अपने शासकों को बदलने की व्यवस्था भी है। वो चुनाव के ज़रिए, अपने वोट के ज़रिए जो है अपने शासकों को बदल सकते हैं। लेकिन जो हमारे देश में हमेशा से ऐसी व्यवस्था नहीं थी। हम इस पाठ में जानेंगे कि जो प्राचीन समय था, उस समय किस प्रकार की व्यवस्था थी, किस प्रकार राजाओं का चुनाव होता था और किस प्रकार जो है वर्ण व्यवस्था अस्तित्व में आई, वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो पाठ की शुरुआत होती है चुनाव का दिन। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया कि हम लोग वोट डालकर अपने शासकों का चुनाव करते हैं, तो शंकरन के नाना नानी भी अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं अपना वोट डालकर, ताकि उनके शासक जो है उन लोगों के लिए या जो विभिन्न हमारे लोग हैं जो शासकों को चुनेंगे, उनके लिए वो जन कल्याणकारी योजनाएं बना पाए। इसलिए हम लोग जो है अपने शासकों का चुनाव करते हैं। ठीक है। तो अब बात इतिहास की कि कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। तो ये बुक शायद पहले लिखी है, तो 50 वर्ष 1950 के बाद जो है हम लोग चुनाव के ज़रिए अपने शासकों का चुनाव कर रहे हैं। ठीक है। तो मतलब 70 वर्ष हो गए हैं अपने शासकों का चुनाव हम मतदान के ज़रिए करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोक शासक कैसे बनते थे। हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। तो 3000 साल पहले क्या होता था, बड़े बड़े यज्ञ करवाए जाते थे और उन यज्ञों को करवा के कुछ लोग जो है राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। तो अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। तो पुराने समय में अश्वमेध यज्ञ किया जाता था और इसमें एक घोड़े को राजा के द्वारा छोड़ दिया जाता था, खुला छोड़ दिया जाता था। अगर कोई राजा इस घोड़े को पकड़ लेता तो इसका ये मतलब समझा जाता था कि उस राजा ने जो है अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले राजा के शासन को चुनौती दी है और इसके लिए उसे उससे लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। तो अगर वो अपने राज्य से उस घोड़े को जाने देते तो इसका मतलब ये समझा जाता था कि जिस राजा ने अश्वमेध यज्ञ करवाया है वो राजा ज़्यादा शक्तिशाली है। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था।
अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। तो जो राजा अपने राज्य से अश्वमेध के घोड़े को जाने देते थे, तो बाद में उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था और वो सभी आमंत्रित राजा उस राजा के लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। तो जिस राजा ने अश्वमेध यज्ञ करवाया होता था, उसे जो है एक विशेष राज सिंहासन या बाघ की खाल के बने आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था, यानी उसके साथ चलने वाला उसका सारथी होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा उसके पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। मतलब उनका काम सिर्फ देखना भर था। जो राजा आमंत्रित किए जाते थे और उस राजा के लिए उपहार लाना, सिर्फ उनका इतना कर काम था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। जिन्हें पुरोहित शुद्ध मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। जिन्हें लोग पुरोहित जो है शुद्ध मानते थे, उन्हें अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। उसके बाद है वर्ण। तो इस व्यवस्था के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, फिर हम इसको कल पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे इसको। तो बच्चों, वर्ण क्या है? तो जैसा हम लोग जानते हैं कि हमारे जो है 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, सब प्रकार के जो वेद है, इसमें अलग अलग प्रकार की जो विद्याएं हैं, अलग अलग प्रकार के जो मंत्र हैं, वो दिए गए हैं। तो इसमें जो हमारा ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में जो हमारा ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद। ठीक है, तो उसमें हमारी वर्ण व्यवस्था के बारे में थोड़ी सी चर्चा की गई है, परिचर्चा उसमें थोड़ी सी की गई है कि वर्ण व्यवस्था आखिर क्या है। तो वर्ण व्यवस्था ये है कि जो प्राचीन समय था उसमें क्या होता था बच्चों? प्राचीन समय में जो विभिन्न वर्ग हमारे जो लोग थे, उनको 4 वर्णों में विभाजित किया गया। ठीक है, 4 वर्णों में उनको विभाजित किया गया। नंबर 1 जो था वो था ब्राह्मण। ठीक है बच्चों, नंबर 1 जो था वो था ब्राह्मण। नंबर 2 जो था वो था क्षत्रिय। नंबर 3 पे जो विराजमान था वर्ण, वो था वैश्य। और नंबर 4 पे जो था वो था शूद्र। पहले जो है वर्णों का विभाजन आप लोगों ने याद रखना है। वर्णों का विभाजन जो है पहले वो कार्यों के आधार पे किया गया था। पुरोहितों ने कार्यों के आधार पे किया था कि ये वर्ण जो है ये कार्य करेगा। हर वर्ण के लिए कोई ना कोई प्रकार के, किसी न किसी प्रकार के कार्य जो है उनको निर्धारित किया गया था और उसी के आधार पे वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। लेकिन हम क्या देखते हैं? हम देखेंगे कि जैसे जैसे समय बीता, जैसे जैसे समय का पहिया आगे दौड़ा, तो क्या हुआ? ये वर्ण व्यवस्था जो है ये कार्यों के आधार पर ना होके बाद में जन्म के आधार पे हो गई। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।